हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि 30 प्रश्नों में है। सीजीपीएससी का जो सीरीज चल रहा है यह वीडियो नंबर का 15 है और जो आने वाला क्वेश्चन है वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उसी क्वेश्चन को ला रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था पिछले वीडियो में उसको देख लेते हैं कि देश के किस शहर में पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम की शुरुआत की है। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा। दोस्तों, हैदराबाद में जो कि रियल टाइम गोल्ड एटीएम की शुरुआत किया है, जहाँ पर 5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के क्वाइन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न लिखते हैं, ब्रह्मदेव राय का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। अब ब्रह्मदेव राय है छत्तीसगढ़ का एक राजा था, एक शासक था। उसका जो शिलालेख है, रायपुर जो शिलालेख है, वहाँ किस संग्रहालय में अभी जो सुरक्षित रखा गया है। इसका जो सही जवाब आ जाएगा नागपुर। नागपुर के जो संग्रहालय है वहाँ पर रखा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं कि रायपुर की जो कलचुरी शाखा जिसे कहा जाता था, लाहौरी शाखा के नाम से उसे जाना जाता था और उसी के यहाँ एक शासक थे और इन्हीं के नाम पर रायपुर का शहर का जो नामकरण किया गया है, ब्रह्मदेव राय के नाम पर ही रायपुर शहर का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, सरबपुरी राजवंश की राजमुद्रा में निम्न में से कौन सा चिन्ह मिलता है। दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो सरबपुरी राजवंश हुए थे छत्तीसगढ़ में, उसके जो मुद्रा है, राजमुद्रा है, उसमें निम्न में से कौन से चिन्ह मिलते थे। ऑप्शन है शंकर चक्र है, हनुमान है, गजलक्ष्मी है या सूर्य चंद्र है। सही जवाब कौन सा आ जाएगा, गजलक्ष्मी इसका सही जवाब आ जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कि जो सरबपुरी राजवंश है इसका जो शासनकाल है लगभग 5 से 6वीं शताब्दी के मध्य चला है, ठीक है। और इसका जो राजधानी कहाँ कहाँ है, सारंगढ़ है, संबलपुर है और सरबपुर है, सिरपुर है, प्रसन्नपुर। ये जो इतने थे वो अलग अलग शासक हुए जो अपनी अपनी राजधानी का निर्माण किए और इसके जो संस्थापक थे, सरबपुरी राजवंश के जो संस्थापक हुए वहाँ सरबराज हुए। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जो अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी, वो आप लोगों को याद करना है। अब जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ सरबपुरी राजवंश, तो जब भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा सरबपुरी राजवंश से संबंधित तो आप लोगों को इसी का ही अतिरिक्त जानकारी दूंगा, बार बार लाऊंगा और बार बार इसी जानकारी को दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। इसके बारे में एक चीज और है, प्रसन्न मात्र के जो पुत्र हुए थे, क्या नाम था, जयराज। तो जयराज के समय मुद्रा पर गजलक्ष्मी का अंकन करवाया था। पहले नहीं था लेकिन जयराज के समय पर इसको कराया गया है। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक तरफ राजवंश है, एक तरफ उसके शासक है, इसको सुमिलित करना है। तो फिर इसको देखते हैं, भवदत्त वर्मा है, प्रसन्न मात्र है, महाशय गुप्त है और व्याघ्रराज है। तो दोस्तों, भवदत्त का हो जाएगा नल वंश से संबंधित है, ठीक है। प्रसन्न मात्रा का हो जाता है सरबपुरी वंश से, महाशिव गुप्त का होता है पांडु वंश से और व्याघ्रराज का होता है सोमवंश से। आपको जब भी व्यापम और सीजीपीएससी में जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो खाली इसी लोगों का आता है, इसी जो राजा है इसी लोगों का आता है। इसलिए इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बनाया है जो खुद के लिए याद किया था मैं उसमें। देखो क्या है, भवदत्त वर्मन, भव मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी में क्या खुदाते हैं, नल खुदाते हैं। तो हो गया ये भवदत्त वर्मा मतलब नल वंश से संबंधित है, क्योंकि भूमि में हमको नल खुदाई करना है, ठीक। एक हो गया। उसके बाद प्रसन्न मात्र, तो प्रसन्न लोग कब रहते हैं, जब वहाँ शराब पी लेते हैं, ठीक है। हालांकि याद करने का ट्रिक है। तो प्रसन्न मात्र यानी कि सरबपुरी वंश से है। महाशिव गुप्त को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है और लगभग सभी लोगों को पता है, पांडु वंश से है। अब बचा क्या, व्याघ्रराज। व्याघ्रराज मतलब होता है बाघ, है ना, व्याघ्र बाघ है ना। तो इसका जो आंसर किया जाएगा सोमवंश। तो जो बाघ रहते हैं वो क्या करते हैं, सोम रस पी के अपने आप को ताकत दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया था और खाली यही प्रश्न आते हैं, यही शासक रहेगा और यही राजवंश रहेगा। अगला प्रश्न है, देखो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा रहेगा और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, एक तरफ राजवंश है और एक तरफ शासक है, जबकि शासक इधर और राजवंश इधर होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है आपको देखना है। एक है सरगुजा जो कि रक्सल चौहान का वंश है, दूसरा है बस्तर जो कि काकती वंश है
और एक तरफ है कवर्धा जो कि राजगुण है, और चौथा है राजनांदगांव जो कि कुशवाहा है। तो दोस्तों इसका जो सुमिलित नहीं है वहाँ राजनांदगांव रहेगा। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था, बैरागी वंश है ना, बैरागी वंश होना चाहिए था या वैरागी वंश होना चाहिए था, तब इसका जो आंसर सही रहेगा। फिलहाल तो चौथा गलत है। अब देखो यहाँ पर जो रक्सेल चौहान है, राजगौड़ है और बैरागी वंश है, ये जो जितने भी राजवंश है वह छोटे छोटे राजवंश थे और छोटे छोटे जो क्षेत्र है उसी पर सीमित थे, इसलिए इन लोगों का ज़्यादा प्रचार नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। तो सरबपुरी जो अमरार्य कुल के शासक थे वह किस धर्म का पालन करते थे। वैष्णव है, शैव है, बौद्ध है, जैन है। सही जवाब क्या जाएगा, वैष्णव धर्म का पालन करते थे। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि सरबपुरी जो राजवंश को अमरार्य कुल या फिर अमराज कुल भी कहा जाता है, और इसके संस्थापक कौन हुए, सरबराज हुए थे। अगला प्रश्न है, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। जो सरबपुरी वंश के जो ताम्रपत्र होते थे उसमें क्या नहीं होता था। ऑप्शन क्या है, ताम्रपत्र जारी करने की तिथि और वर्ष, ताम्रपत्र जारी करने का जो स्थान है, और ताम्रपत्र के लेखक और उत्कीर्णन का नाम है, और ताम्रपत्र का चित्र है। इसका जो आंसर रह जाएगा चौथा रहेगा, इसमें चित्र नहीं होता था। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, अभी आजकल हम लोगों के पास सिक्का रहता है, ठीक है, जैसे कि नोट रहते हैं, सिक्का रहते हैं। तो सिक्का में क्या रहता है, यहाँ पर तिथि जारी करता है, इसमें भी रहता है 2000 का है, 2005 का है सिक्का, ठीक है। दूसरा है ताम्रपत्र जारी करने का स्थान भी रहता है, तो क्या लिखा रहता है, इंडिया लिखा रहता है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद चौथा क्या है, इसके लेखा का उत्कीर्णन का नाम होता है, तो ये भी बात सही है, यहाँ पर लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। ये हो गया। अब बस फर्क इतना है कि ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होते थे, जो जैसे कि आजकल क्या होते हैं, अशोक स्तंभ रहते हैं, धान की गेहूं की जो बालियां रहते हैं, तो इस तरीके से उसमें चित्र नहीं था। बाकी जो तीनों अंकन है उसमें होता था। अगला प्रश्न है, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। दोस्तों कभी कभी शब्द को अलग लिख देता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि किस जो शासक हुए रतनपुर के, उसे मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने पास रखा था। इसका जो आंसर आ जाएगा, राजा कल्याण साय को रखा गया था। यहाँ पर देख लेते हैं कि गोपल्ला गीत के अनुसार, यह जानकारी जो है गोपल्ला गीत के अनुसार ही मिलता है। गोपल्ला गीत के अनुसार कल्याण साय को 8 वर्षों तक नजरबंद करके रख दिया था। इन्होंने जो राजस्व की जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की थी, और साथ ही गढ़ व्यवस्था की भी शुरुआत किया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्न में से किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो रायपुर जिले में कौन सा है, आरंग है। तो आरंग से जो प्राप्त हुए ताम्रपत्र में किन राजाओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है सूर है, दैत वर्मा है, विभीषण है, उपरोक्त सभी। सही जवाब कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी रहेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के जो यहाँ संबंधित है, और इसके जो शासनकाल हुए वहाँ 4th से 6ठी शताब्दी के मध्य हुए छत्तीसगढ़ में, और इसकी राजधानी कहाँ है, आरंग है। तो आरंग क्षेत्र इसके राजधानी हुए, और यहाँ के जो राजा हुए राष्ट्रीय तुल्य वंश के, जो इसके उपाधि कौन से धारण करते थे, ये भी प्रश्न पूछते कभी कभी, तो राजयोगी का उपाधि धारण करते थे। अब देखो यहाँ पर जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए उसमें क्रमशः 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से है मैंने लिखा भी है यहाँ पर। एक है सुरा, दैत, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। इन 6 राजाओं का जो है नाम क्रमशः मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। दोस्तों ये बार बार प्रश्न पूछते हैं कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो धारण करते थे वह कौन थे। इसका जो आंसर आ जाएगा, सोमवंशी शासक, सोमवंशी शासक करते थे। अगर इसका डीप में जाए तो फिर उड़ीसा के जो सोमवंशी शासक है वही लोग इसमें धारण करते थे। अगला प्रश्न है, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर जो दो ताम्रपत्र लिखा है, कौन कौन से रिद्धिपुर ताम्रपत्र है और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है, जिसमें दक्षिण कौशल के किस राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसका जो जवाब आ जाएगा, नल वंश का उल्लेख मिलता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि नल वंश के जो विषय में कौन कौन से हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र है, केसरी बेड़ ताम्रपत्र है, पड़िया पाराधर जो ताम्रपत्र है, राजिम का जो शिलालेख है और पोड़ागढ़ शिलालेख है, इन सभी में नलवंशी शासकों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्राचीन जो
इतिहास है छत्तीसगढ़ का, उसमें कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है? इसका जो आंसर आ जाएगा राजिम शिलालेख। राजिम का जो शिलालेख है, जिसे नलवंशी शासक विलास तुंग का राजिम अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, और यह छत्तीसगढ़ की इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के में जिन राजाओं को जीता था उनमें से छत्तीसगढ़ थे। जब समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आ रहे थे, तो छत्तीसगढ़ के दो ऐसे राज्य थे, या फिर कह सकते हैं कि दो गढ़ थे जिसको इन्होंने जीता है। इसका जो जवाब किया जाएगा ब और स रहेगा, यानी कि कौशल और महाकांतर। व्याघ्रहंता और महेंद्र सिंह को इन्होंने हराया था और यहाँ पर इन्होंने अपनी जीत दर्ज किया था। अगला प्रश्न है, तीवरदेव अनुयायी था, तो तीवरदेव जो है किसका अनुयायी था? यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, जैन धर्म। सही जवाब आ जाएगा वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि पांडु वंश के जितने भी शासक हुए वो सभी जो है वैष्णव धर्म से संबंधित थे, सिर्फ एक को छोड़कर। कौन है? महाश्रीगुप्त बालार्जुन को छोड़कर, क्योंकि महाश्रीगुप्त बालार्जुन ने शैव धर्म को अपनाया था। और इन्हीं का, हालांकि देखो संरक्षण सभी ने दिया है लेकिन अपनाना अलग बात है। तीवरदेव और बाकी जितने भी थे वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और महाश्रीगुप्त जो कि शैव धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है, महाश्रीगुप्त समकालीन थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब महाश्रीगुप्त का शासनकाल चल रहा था, जो हर्षगुप्त के समपुत्र थे, ठीक है, यहाँ महाश्रीगुप्त, उस समय किसका समकालीन चल रहा था? जैसे कि हर्ष का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य का, या गौतमी पुत्र सतकर्णिका का? सही जवाब आ जाएगा हर्ष का चलेगा, मतलब हर्ष का चल रहा था। अब ये हर्षगुप्त ये वाला नहीं है, इसके पिता वाला नहीं है, वो जो है पूरे भारत देश का है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि पांडुवंशी जो शासक हुए कौन? महाश्रीगुप्त के जो समय इसके समकालीन थे कौन कौन से? देखो एक तो क्या था, छत्तीसगढ़ के शासक कौन थे? नलवंशी शासक विलास तुंग का समय चल रहा था, ठीक है। उसी समय जो कन्नौज के जो शासक हुए हर्षवर्धन था। उसी समय जो चालुक्य के जो शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय। तो इतने जो समकालीन है वहाँ महाश्रीगुप्त बालार्जुन के समय का है। अगला प्रश्न है, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कांकेर का जो सोमवंश है इसका संस्थापक कौन था? इसका जो आंसर आ जाएगा सिंहराज। इसका जो आंसर रहेगा सिंहराज ने कांकेर में सोमवंश की स्थापना की है। इसका जो समय देखा जाए तो फिर 1191 से 1320 तक इसका शासनकाल चला है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और कम से कम लास्ट में जो आप लोगों को होमवर्क देता हूँ उसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट कर देना। कम से कम कमेंट कर देते तो ऐसा लगता है कि मोटिवेशन लगता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो लगता है कि आप लोग पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं। कम से कम जरूर कमेंट कर देना जो लास्ट तक पढ़ते हैं वो। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो कुषाण वंश के सिक्के हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो जवाब किया जाएगा बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिलासपुर से तांबे के सिक्के की प्राप्ति हुई है, और एक है तेलीकोट जो कि रायगढ़ में है, यहाँ से स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में जो भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है कवर्धा में, इसका निर्माण का जो समय है कब था? 11वीं सदी में हुआ था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि कवर्धा के क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक कौन हुए? गोपाल देव के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न के बारे में मैंने कई बार बोला है कि 1818 से लेकर, है ना, 1830 तक से, इतने समय तक जो है अंग्रेजों का काल था, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट व्यक्ति थे, यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट नियुक्त हुए थे उसका क्रम को बताना है। तो इसका जो सही जवाब क्या जाएगा? चौथा रहेगा। जो क्रम है जैसे कि कैप्टन एडमंड हुए, उसके बाद कर्नल पी एगन्यू जो कि रतनपुर से रायपुर ट्रांसफ़र किए जिले को, राजधानी को। उसके बाद है मिस्टर सैंडिस हुए, उसके बाद कर्नल हंटर हुए। तो ये जो क्रमशः है बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा दो और हुए थे, कौन कौन से नाम हैं? विल्किंसन और क्राफ्टर हुए थे, ये दोनों हुए थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पौनी का अर्थ क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पौनी का अर्थ क्या है? 1/3 हिस्सा है, विशेष समय है, विशेष सेवादार है, या फिर जो है हथियार थे। इसका जो आंसर आ जाएगा विशेष सेवादार कहा जाता है।
आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि पुराने समय में बुजुर्ग हुए थे, वो लोग क्या करते थे, घर में पौनी लगाते थे। पौनी मतलब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए लगाते थे, विशेष सेवा के लिए, है ना। मतलब उसको पौनी के रूप में लगाया जाता था। यही इसका आंसर रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और है पौनी का, जो छत्तीसगढ़ सरकार अभी वर्तमान में पौनी पसारी योजना है। पौनी पसारी योजना क्या है, यहाँ पर जो शब्द खुल गए इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। पौनी पसारी योजना वहाँ है जो छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रमुख हाट बाजार है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो विलुप्त होने वाली जो जैसे कि बाजार लगाते थे, जैसे कि कौन कौन है, मोची है, लोहार है, बढ़ई है, इन सभी को वहाँ पर प्राथमिकता देना है और उनसे काम लेना है। ये इसका रहेगा आंसर। लेकिन फिलहाल इसका आंसर विशेष सेवादार होता है, पौनी का मतलब। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन हुए थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर क्या जाएगा, आर के पाटिल। आर के पाटिल जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर हुए थे। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है कि 9 अगस्त को जब मालकान का मतलब मालकानपुर का जो घटना हुआ, उसके बाद जो 11 अगस्त को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के जो रायपुर है वहाँ डिप्टी कमिश्नर के क्षेत्र में आता था। तो उस समय डिप्टी कमिश्नर कौन हुए थे, आर के पाटिल हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। यानी कि जो प्रख्यात जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कौन, सिंगरौली के कर्तव्य क्षेत्र को चुनना है। इसका जो जवाब किया जाएगा, दुर्ग। दुर्ग जिले से संबंधित है। दोस्तों अभी तक हम इसके आधा शब्द को पढ़े इसलिए हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। इसका पूरा नाम क्या है, रघुनंदन सिंगरौल। अब आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो रघुनंदन सिंगरौल जो कि दुर्ग जिले से संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक चीज़ और लिखा है कि रघुनंदन सिंगरौल जो कि 1942 में दुर्ग के कचहरी में आगजनी घटना को अंजाम दिया था इन्होंने। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे एक अच्छे सेवक भी थे। और इनकी एक पुस्तक का नाम भी है जिसका नाम क्या है, हॉलैंड का इतिहास। अब आपको ये बताना है कि वह वकील भी थे और समाज सेवक भी थे और वह लेखक भी थे जिन्होंने हॉलैंड का इतिहास नामक पुस्तक लिखा है। सही जवाब क्या आ जाएगा, ठाकुर छेदीलाल। इसका जो आंसर है ठाकुर छेदीलाल, जिसका पूर्ण नाम क्या है, बिलासपुर के बैरिस्टर छेदीलाल एक वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और हॉलैंड की जो स्वाधीनता का इतिहास इनकी प्रमुख रचना थी। अगला प्रश्न है, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए। दोस्तों यहाँ जो 30 वर्षों में है, रायपुर में कौन से संगठन का गठन हुए थे यहाँ पर जिक्र दिया गया है। तो इसका जो जवाब किया जाएगा मैं आप लोगों को सीधे बता देता हूँ, ये चौथा सही रहेगा। तो 1870 से देखा जाए 90 के बीच में, 1900 के बीच में, तो 4 संगठन का गठन हुआ था। यहाँ पर कौन कौन से है, एक है लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन हुए थे, दूसरा है मालिनी रीडिंग क्लब हुए थे, तीसरा है छत्तीसगढ़ का बाल समाज हुए थे और चौथा है कवि समाज की स्थापना यहाँ पर हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। तो 1920 में जो कंडेल जो सत्याग्रह हुए थे, नाहर सत्याग्रह हुए थे, इसका मुख्य कारण क्या था यहाँ पर, जैसे भूमि में वृद्धि है, भूमि कर में नहर कर लगाना है, या नहर के उपयोग का जुर्माना है, या सिंचाई कर में वृद्धि है। इसका जो आंसर आ जाएगा थर्ड रहेगा, नहर के उपयोग पर जुर्माना लगाना है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि ब्रिटिश शासन द्वारा धमतरी जिले की कंडेल गाँव में महानदी पर जो बांध निर्माण एवं नहर निर्माण का कर जल प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों का अनुबंध अनिवार्य किया गया। किसानों द्वारा अनुबंध करने से इनकार करने पर उन पर जो है चोरी का आरोप लगा दिए, जबरदस्ती उसके नहर के पानी को अपने खेतों में डाल दिया, मतलब चोरी करके, है ना। तो ये काम जो है अंग्रेजों ने किया है, चोरी छुपे। अब इस पर जुर्माना लगा दिए कि तुमने मतलब गलत काम किया है। तो इसी का विरोध करने के लिए इन्होंने कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था आंदोलन यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो सातवाहन के जितने भी पदाधिकारी है, अधिकारी है, उन सभी का नाम जो है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होते हैं उसके अभिलेख से। इसका जो आंसर आ जाएगा किर्रारी आ जाएगा, किर्रारी से प्राप्त होते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है किर्रारी कहाँ पर है, जांजगीर जिले के ग्राम किर्रारी से प्राप्त होते हैं, जो कि काष्ठ स्तंभ में मिलता है, जो लकड़ी के जो स्तंभ है उसमें मिलता है। 1921 में से प्राप्त किया गया है। और इसका जो समय है वहाँ 72 से 200 ईस्वी तक इसका समय को ज्ञात किया गया है। और इसका जो राजधानी है प्रतिष्ठान और महाराष्ट्र के क्षेत्र में है।
इनके मुद्रा कौन कौन से हैं? मल्हार और चकरबेड़ा, जो कि बिलासपुर है ना। मल्हार और चकरबेड़ा से प्राप्त हुए, जो कि दोनों बिलासपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बार जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को जेल कब हुई थी? इसका जो आंसर किया जाएगा 1922 में हुआ था। 1922 में इसको जेल हुई थी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि अशोक आंदोलन के दौरान जो है 1922 में पंडित सुंदरलाल शर्मा को पहली बार जेल हुआ था, और जेल में इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। प्रश्न आता है कितने पृष्ठों में है? तो 18 पृष्ठों में है। अगला प्रश्न है, पूर्व काल में पंडरिया जमींदार का क्या नाम था? तो पहले के समय में पंडरिया जमींदारी का जो नाम था वह क्या था? अभी तो हालांकि पंडरिया है, तो इससे पहले क्या था? सही जवाब क्या जाएगा? मुक्तापुर प्रतापगढ़। सही आंसर रहेगा मुक्तापुर प्रतापगढ़, इसका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी? तो छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था उस समय राष्ट्रीयता की भावना को विकास करने के लिए जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी वो इसमें से कौन कौन शामिल थे? ठाकुर प्यारेलाल, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्रा, ठाकुर पन्नालाल सिंह हैं और बंसीलाल है, और सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा पांचवा बिल्कुल सही है कि ये चारों सही रहेगा। अपनी अपनी जो क्षेत्र है, अपने अपने जिला है, यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालयों की इन्होंने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम का प्रयोग करने वाले थे? यानी कि जो छत्तीसगढ़ का नाम है वहाँ साहित्य में सबसे पहली बार किसने किया था? इसका जो आंसर किया जाएगा कवि दलराम। कवि दलराम ने किया था। मैंने यहाँ पर लिखा है कि खैरागढ़ के राजा हुए थे कौन? लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे। कौन से कवि? चारण कवि। क्या नाम था? कवि दलराम द्वारा 1494 में। तो कभी कभी 1494 है, कभी कभी 1498 लिखा रहता है, या फिर कभी कभी 1487 लिखा रहता है, लेकिन फिलहाल जो सर्वमान्य है वहाँ 1494 है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो परलकोट के जो जमींदार हुए थे कौन? गेंद सिंह को। गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी? इसका जो आंसर किया जाएगा 20 जनवरी 1825। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के जो जमींदार हुए थे, परलकोट विद्रोह के कारण इसे फांसी दे दी गई थी। दोस्तों अब अंतिम का प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो इसका जो आंसर है कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर प्रश्न क्या है कि बस्तर में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या बोला गया है कि 1876 का जो मुरिया विद्रोह हुआ था उस समय बस्तर के राजा कौन हुए थे? ऑप्शन है दलपत सिंह है, भैरम देव है, दरियादेव है या कन्हर देव है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।